नमस्कार, सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों को महंगा भत्ता पर गुड न्यूज आई, तो बने रहे वीडियो एकदम लास्ट तक और इस खबर को जानिए। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी अभी तक भी अगर आपने फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। दोस्तों, महंगा भत्ता की न्यूज को जानने से पहले आपका दैनिक जीवन से जुड़ी बड़ी खबरें हैं जो सभी भारतीयों को जानना बहुत ही जरूरी है। जी हां, आपको बता दें कि इस महीने के अंत तक जरूर निपटा ले 6 काम, नहीं तो उठाना पड़ेगा नुकसान। जी हां, सरकार की महामारी कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण कई चीजों की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है। लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विभिन्न वैधानिक प्रावधानों से जुड़ी समय सीमा बढ़ा दी थी। इसमें पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना, कर छूट पाने के लिए समय का निवेश करना शामिल है। अब 30 जून के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। इस स्थिति में कर और बैंकिंग से संबंधित विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए ये तारीख याद रखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अवधि। आयकर दाता अपने स्थायी खाता संख्या पैन को 12 अंकों का आधार नंबर से 30 जून तक लिंक कर सकते हैं। आयकर विभाग ने इन दोनों दस्तावेजों को कई अवसरों पर लिंक करने की अवधि पहले भी बढ़ा दी है। विभाग का कहना है कि इन दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं करने वालों का पैन कार्ड समय सीमा के बाद निष्क्रिय हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि देश में 50,000 रुपये से अधिक के लेन देन के लिए बैंक खातों में एक निश्चित राशि से अधिक राशि जमा करने और अन्य कार्यों के लिए पैन कार्ड आवश्यक है। नंबर 2, कर छूट प्राप्त करने के लिए निवेश की समय सीमा। जी हां, यदि आप वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर छूट का लाभ लेना चाहते हैं और आयकर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सीमा तक निवेश नहीं किया है, तो आपको अभी निवेश करना होगा। कुछ ही दिन बचे हैं। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए जारी किए गए फॉर्म में एक अलग कॉलम दिया है, जिसमें आयकर दाताओं को अप्रैल और जून के बीच किए गए निवेश के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया है। नंबर 3, विभिन्न योजनाओं में न्यूनतम निवेश की समय सीमा। यदि आप ईपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करते हैं, तो यदि आप अभी तक भी वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आवश्यक न्यूनतम निवेश नहीं किया है, तो आपके पास लगभग एक सप्ताह से संबंधित विभाग ने सरकार से एक परिपत्र के माध्यम से न्यूनतम निवेश की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी थी। नंबर 4, दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालने की सीमा। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर सरकार ने किसी भी बैंक के एटीएम से किसी भी समय लोगों को पैसे निकालने की सुविधा दी थी। यह समय सीमा 30 जून तक भी है। इस अवधि के पूरा होने के बाद आप महीने में कई बार दूसरे बैंक के एटीएम से बिना किसी शुल्क के पैसे नहीं निकाल सकते हैं। ग्राहक को निर्धारित सीमा से अधिक अवसरों पर अन्य बैंक के एटीएम से पैसे निकालने के लिए शुल्क देना होगा। नंबर 5, बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की छूट। बैंकों ने ग्राहकों को 30 जून तक बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की छूट दी है। इसका मतलब है कि इसके बाद आपको बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम शेष राशि को अपने पास रखना होगा, वरना बैंक आपसे शुल्क ले सकता है। नंबर 6, फॉर्म 15G और 15H जमा करने की तिथि। आयकरदाता TDS कटौती से बचने के लिए फॉर्म 15G या 15H है। यदि आपने अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरा, तो याद रखें कि इसे भरने की तारीख भी 30 जून है। इसका मतलब है कि यदि आप 30 जून तक इस फॉर्म को नहीं भरते हैं, तो आपके वेतन से TDS काटा जा सकता है। अगली बड़ी खबर, एटीएम से सिर्फ 5,000 रुपये निकालने की सीमा हो सकती है तय। आरबीआई की समिति ने की सिफारिश। जी हां, कोरोना संकट के इस दौर में हो सकता है कि आने वाले दिनों एक बार में एटीएम से 5,000 रुपये से ज़्यादा कैश निकालने पर आपको कुछ चार्ज भरना पड़े। एटीएम कैश लिमिट को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई विचार कर रहा है। दरअसल आरबीआई की एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में एटीएम से पैसा निकालने की सीमा को घटाने की सिफारिश की है। अगर आरबीआई इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लेती है, तो एटीएम से पैसा निकालना या अन्य काम थोड़ा महंगा हो जाएगा। जानकारी के अनुसार इस समिति ने जो सिफारिश की उसके मुताबिक एटीएम से 5,000 रुपये तय की जाने चाहिए। इसके अलावा एटीएम के इस्तेमाल की फीस को भी बढ़ाने की सिफारिश की। हालांकि अभी यह नहीं पता चला कि आरबीआई ने इन सिफारिशों को स्वीकार किया है या नहीं। मिनी लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने कुछ समय पहले एटीएम इंटरचेंज फीस स्ट्रक्चर की समीक्षा के लिए इस कमेटी का गठन किया था। शहर की आबादी पर चार्ज अलग अलग। जी हां, आरबीआई की एक समिति ने एटीएम से होने वाले सभी तरह के ट्रांजैक्शनों पर इंटरचेंज शुल्क बढ़ाने की सिफारिश की है। समिति की इस सिफारिश में कहा गया है कि एटीएम से प्रति ट्रांजैक्शन की लिमिट 5,000 रुपये तय कर देना चाहिए।
अगर कोई इससे ज्यादा पैसे निकालता है तो उस ट्रांजैक्शन पर शुल्क लिया जाना चाहिए। इस समिति ने 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए ऐसे चार्ज में 24% तक की बढ़त की सिफारिश की है। आरबीआई की समिति की इस रिपोर्ट में सिंगल ब्रांच ट्रांजैक्शन और सिंगल एटीएम ट्रांजैक्शन की लागत की भी तुलना भी की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस के चलते प्रति कस्टमर एटीएम ट्रांजैक्शनों में ब्रांच ट्रांजैक्शन की तुलना में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसको देखते हुए सिंगल ब्रांच ट्रांजैक्शन और सिंगल एटीएम ट्रांजैक्शन की लागत की तुलना में उचित नहीं है। आरटीआई से हुआ खुलासा। जी हाँ, आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि रिजर्व बैंक की एक समिति ने कैश निकासी को कम करने के लिए सुझाव दिया था। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक इंडियन बैंक एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव वीजी कन्नन की अध्यक्षता में बनी समिति ने कैश निकासी की आदत को कम करने के लिए जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी उसमें इस बात का जिक्र किया गया था। इस रिपोर्ट को उन्होंने 22 अक्टूबर 2019 को रिजर्व बैंक को सौंपा था। हालांकि इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। कार्यकर्ता श्रीकांत एल ने याचिका आरबीआई से लगाई थी। अगली बड़ी खबर, कोरोना संकट से अधर्म में लटकी सरकारी कर्मचारियों की मांग, जल्द फैसले की उम्मीद नहीं। जी हां, कोरोना वायरस महामारी संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। सख्त बंदी की अवधि में जीडीपी स्केल घरेलू उत्पाद धड़ाम हो गया और नकारात्मक ग्रोथ हुई है। गैर आवश्यक आर्थिक गतिविधियों को रोके जाने से राजकोषीय घाटे में बम्पर इजाफा हुआ है। ऐसे में सरकार निकट भविष्य में न्यूनतम वेतन में संशोधन की उम्मीद बहुत कम है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों के एक वर्ग को उम्मीद थी कि 2020-21 के केंद्रीय बजट के बाद प्रदेश स्तर के न्यूनतम वेतन मूल वेतन को संशोधित किया जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने लंबे समय से लंबित इस मांग पर कोई बयान जारी नहीं किया था। इस वजह से देश में लॉकडाउन लगाए जाने के साथ ही न्यूनतम वेतन में इजाफे की संभावना ना के बराबर हो गई। सैलरी स्ट्रक्चर के साथ ही पेंशनरों और कर्मचारियों महंगाई भत्ते डीओ और डीआर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। इस साल जुलाई में डीओ और डीआर बढ़ोतरी निर्धारित की गई थी, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप और राजकोषीय घाटे के कारण सरकार को अगले साल जुलाई तक 2 प्रमुख भत्तों की बढ़ोतरी को स्थगित कर दिया। पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने अपने 50 लाख कर्मचारियों 61 लाख के करीब पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते डीएनएस अलाउंस में जून 2021 तक भर्ती नहीं करने का फैसला लिया। इसके तहत कर्मचारी तथा पेंशन भोगियों को डीए और डीआर में 1 जनवरी 2020 से मिलने वाली किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही 1 जुलाई 2020 से और 1 जनवरी 2021 में जारी होने वाले डीए की अगली किस्तों का भुगतान भी नहीं होगा। हालांकि सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को मौजूदा दर पर महंगाई भत्ते का लाभ मिलता रहेगा। सरकार के इस फैसले को चुनौती देने के लिए कर्मचारी संगठन के बाद में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया और कहा कि सरकार डीए और डीआर वर्दी को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए मार्च महीने में केंद्रीय कर्मचारी को डीए 17% से बढ़कर 21% किया गया था। ये बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2020 से प्रभावी होने वाला था। सरकार साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को यानी 1 वर्ष में 2 बार डीए में संशोधन करती हैं। अगली बड़ी खबर, सभी पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। कोरोना काल में महंगा भत्ता रोके जाने पर केंद्र व राज्य सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस। जी हाँ, कोरोना काल में महंगा भत्ता और महंगा राहत रोके जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। बता दें अनिल कुमार और सुरेंद्र राही की ओर से दाखिल 20 अप्रैल 2020 को जारी मुख्य सचिव का आदेश को गैर कानूनी और असंवैधानिक बताया गया है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जे मुनीर की एकल पीठ ने राज्य सरकार व केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जनवरी 2020 से जून 2021 तक के भुगतान पर रोक लगा दी थी। इसके बाद प्रदेश सरकार ने भी केंद्र की राह पर चलते हुए राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को रोक दिया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। अगली बड़ी खबर, महंगाई भत्ते पर बंद करने पर आंदोलन की तैयारी में कर्मचारी। जी हां, डीए व अन्य भत्तों को बंद करने के विरोध में राज्य कर्मचारी आंदोलन के मूड में। इसको लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने मंगलवार को पश्चिमांचल के सभी मंडल के पदाधिकारियों व सभी जनपद के पदाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता की। उन्होंने एक बड़ा आंदोलन की रणनीति पर मंथन किया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिले और मंडल के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडल अध्यक्ष मंडल मंत्री को निर्देश दिया गया कि वह अपने अपने जनपद की तहसीलवार ब्लॉकवार समीक्षा करे और कार्यकारिणी की गठित कराए।
इस संबंध में सैयद आसिफ हसन, मंडलीय मंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 5 जनपदों के अध्यक्ष व मंत्रियों को एक पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आंदोलन को सफल बनाने के लिए प्रत्येक मंडल पर पर्यवेक्षक नामित किया जाएगा और इसके अतिरिक्त आंदोलन की रणनीति का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। उन्होंने सभी कर्मचारियों से इसका पालन करने का आह्वान किया है। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबर। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।